ज्ञान और सफलता का एकमात्र संगम बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाय सक्सेस बी सक्सेस, सफल से पढ़ोगे सफल बनोगे, हमारे चैनल का यही मूल मंत्र है। साथियों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और इस चैनल के हमारे प्रयास का लाभ उठाएं, हमारे अनुभव का लाभ उठाएं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता की स्थापना की गई थी 1690 ईस्वी में। कोलकाता जो बंगाल की राजधानी है, इसकी स्थापना की गई थी 1690 ईस्वी में। हमारा दूसरा प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया था? इसका उत्तर होगा फेलिक्स डे हेरले। फेलिक्स डे हेरले ने फेलिक्स डी हेरले ने बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रतिपादन किया था। तीसरा प्रश्न है, एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य था? तो 2020 तक लक्ष्य रखा गया था एची लक्ष्य को पूरा करने का। एची लक्ष्य संरक्षण का जो लक्ष्य था वो 2020 तक तय किया गया था। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इसे सदाबहार क्रांति के रूप में जाना जाता है। सदाबहार क्रांति, यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक थे स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स के लेखक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना। कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी अनुराधापुरम। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी का नाम था अनुराधापुरम। स्पष्ट है, यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जो रावण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अनुराधापुरम श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? तो चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में स्थित है, ईरान। इसका उत्तर होगा ईरान। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्य जिसमें कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा समशीतोष्ण क्षेत्र। समशीतोष्ण माने जहाँ जो है शीत और उष्ण, जहाँ शीत और उष्ण दोनों बराबर माने ठंडा और गर्म जहाँ बराबर हो, उसी क्षेत्र में ये अभयारण्य जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसको हम UNFCCC भी कहते हैं, 2018 में पार्टियों का सम्मेलन का 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा कटोविस, पोलैंड। कटोविस पोलैंड में 2018 में जो है ये सत्र आयोजित किया गया था। पोलैंड।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। सब्जी और रसोई की जड़ी बूटी की खेती के रूप में कौन जाना जाता है? ये होगा बागवानी। बागवानी में जो है, जैसे हम जो जड़ी बूटी के रूप में लहसुन, प्याज, अदरक आदि लगाते हैं, ये सब्जी के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में हमको दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बागवानी। भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल फार्मूला कब शुरू किया गया था? तो साथियों, ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये शुरू किया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का निर्धारण करता है? देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन करता है वो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। अगला है, वेल्स की राजधानी कौन सी है? वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। कार्डिफ जो है ये वेल्स की राजधानी है। अगला 14वां प्रश्न, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटेमैक नदी के तट पर स्थित है। अगला 15वां प्रश्न है, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? तो साथियों, ये जो आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हमारा उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में आत्मनिर्भर ने। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके सीटेट टेट के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? तो इसका उत्तर होगा बाबर। बाबर के आक्रमण के कारण दिल्ली का सल्तनत वास्तव में समाप्त हो गया। 18वां प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इसका उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहला गवर्नर थे। बंगाल 1905 में बंगाल की विभाजन हुआ था। उससे पहले बंगाल में बिहार, उड़ीसा, आज का झारखंड उसमें शामिल था। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? साथियों, इसका उत्तर होगा सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। सिरिल रामाफोसा यही 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी कब महात्मा गांधी बने? साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कब बने? ये बिहार को ये गौरव है कि जो है बिहार की धरती पे ही महात्मा गांधी बने। मोहनदास करमचंद गांधी वो कब? चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन के दौरान जब नीले किसान पर अंग्रेजों का अत्याचार था, तो राजकुमार शुक्ल जो एक किसान नेता थे, उसके आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार आए थे और इसी आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के रूप में विख्यात हो गए। कौन ग्रह
मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार अर्थात भोर का तारा कहते हैं। 23वां है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण है धन की आपूर्ति में वृद्धि। धन की आपूर्ति में वृद्धि। जब विदेशी धन जो है की आपूर्ति की जाती है, अर्थात भारत में जो विदेशी धन का भंडार है वो घर जाता है, तो यही मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण होता है। मुद्रास्फीति का मतलब अपने मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। ये तब संभव होता है जब भारत के रुपया का वैल्यू कम हो जाता है, अर्थात विदेशी भंडार जो है, विदेशी रुपया मुद्रा का भंडारण हमारे देश में कम हो जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है समस्या आएगी तो उसका निदान के लिए अन्वेषण होगा, उसके निदान के लिए अन्वेषण के लिए प्रक्रिया चालू होगी, सर्च होगा। वैज्ञानिक पहलू का ये महत्वपूर्ण टर्म है समस्या आने पर ही वैज्ञानिक सजग होते हैं और उसका समाधान ढूंढा जाता है। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1896। 1896 के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अम्लीय वर्षा कैसी होती है? जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हवा में मिल जाते हैं और वर्षा के साथ जो है वो गिरता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या विसर्जित होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये जाके हवा में मिल जाती है और वर्षा के जल के साथ ये धरती पर पुनः आ जाती है। इसी को अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। ऑटोट्रोफिक जीवों में शामिल है। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है सब पोषण माने वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किस में संपन्न होता है? तो ये हरे पेड़ पौधों में संपन्न होता है। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके अलावे कुछ जीवाणु हैं जिसमें ऑटोट्रोफिक की प्रक्रिया होती है। ऑटोट्रोफिक एक प्रकार का पोषण है। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण क्या है? पानी में जो अल्कोहल का अर्थ होता है शराब घुल जाता है। इसका कारण क्या है? तो अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, माने हाइड्रोजन से बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है शराब अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, मनुष्य में बड़ी आंत का मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? जो बड़ी आंत है वो मुख्य रूप से अवशोषण का काम करता है। मुख्य आंत शरीर में अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषण। अगला 30वां प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव को याद करने के लिए। इसी तिथि को रमन प्रभाव के रूप में चिन्हित करने के लिए जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। MRI का क्या अर्थ है? MRI का अर्थ होता है चुंबकीय अनुदान इमेजिंग। चुंबकीय अनुदान इमेजिंग, हिंदी में इमेजिंग, चुंबकीय अनुदान इमेजिंग। अगला प्रश्न है, गन मेटल में किस तत्व का मिश्रण होता है? तो साथियों गन मेटल में कॉपर 90% होता है और एसेन जो है टीन ये होता है 10%। यही इन दो तत्वों का जो है मुख्य मिश्रण होता है। 33वां है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिन्हें पुनः उस रूप में नहीं लाया जा सकता है। जब LPG जलता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दहन होता है तो समझिए एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 34वां है, आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म। आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म अवशेष किसके बीच की एक कड़ी है?
तो इसका उत्तर होगा सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षी के बीच का एक कड़ी है, सरीसृप और पक्षी, ये दोनों के बीच का कड़ी है, दोनों के बीच का जो है चेन है। किस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का अर्थ होता है जायगोट का निर्माण होता है। युग्मक का संबंध युग्मनज से है। यह अर्धसूत्रीय विभाजन प्रक्रिया से है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रक्रिया से युग्मक का निर्माण होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रक्रिया में जायगोट का निर्माण होता है। क्या विटामिन बी एवं सी पानी में घुलनशील है? तो हाँ, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अगला 38वां प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों, मानव शरीर का जो तापमान होता है 98 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सब जानते हैं कि मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस होता है। कोहरा के समय हम लोग किस कारण नहीं देख पाते हैं? तो प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण हम लोग कोहरा में देखने में तकलीफ होती है, हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक नाटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक नाटिकल मील जो होता है 1.551 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न, पृथ्वी किन के बीच स्थित है? तो साथियों, पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के बीच, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में पानी किस तापमान पर उबलता है? आप जानते हैं पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है। भारत में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला 44वां प्रश्न है, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन में 3.645 लीटर होता है। तो एक गैलन 3.645 लीटर के बराबर होता है। 45वां प्रश्न है, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जायगोट, यानी युग्मनज। जायगोट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 को हम देखेंगे। 46वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, चिर परिचित प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा क्लीमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय अर्थात 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? तो पर्यावरण दिवस 2018 में मेन थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। प्लास्टिक प्रदूषण पर ही पूरा जोर लगाया गया था। प्लास्टिक प्रदूषण को
प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। पूरी तरह प्लास्टिक प्रदूषण पर ही जोर था 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस पर। म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, म्यांमार देश की जो राजधानी है वो नाय प्योटा में है। नाय प्योटा म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा कल्हण। कल्हण जो है रासतरंगिणी पुस्तक के रचयिता हैं, जो काश्मीरी लेखक थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 52वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? ये इसका उत्तर होगा गंगे डॉल्फिन, माने गंगा का डॉल्फिन भारत का सबसे बड़ा जलीय जंतु है, डॉल्फिन, जिसको हम लोग सोंस भी कहते हैं। बिहार में गंगा नदी में खासकर ये पाए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के जो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार कब आरंभ हुआ? एजुकेशनल टीवी माने शैक्षणिक टीवी में जो चैनल है, शिक्षा से संबंधित चैनल कब जो है ये आरंभ हुआ था? इसका उत्तर होगा 1959। 1959 में पहली बार जो है भारत में एजुकेशन टीवी आरंभ हुआ था। भारत में किन के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो साथियों, शिक्षक दिवस के बारे में तो हम जानते हैं कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी टीचर्स डे को। और शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसी के जन्म दिवस को हम लोग जो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? इसका उत्तर होगा चीन। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 2018 की रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा असुरक्षित है? असुरक्षित देश में पहला नाम आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान सबसे असुरक्षित देश है 2018 के रैंकिंग के अनुसार। उसके बाद 98वां प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ था? तो साथियों, दुग्ध उत्पादन में, दूध के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाता भारत। दूध के उत्पादन में सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। और भी कई क्रांति हैं, हम आगे बताएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय किस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? तो मुक्त विद्यालय जो है पत्राचार के माध्यम से, जिसको हम लोग डिस्टेंस यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराती है, पत्राचार के माध्यम से। अगला प्रश्न है, आचार्य चाणक्य जिस गुरुकुल में शिक्षक थे वे कहाँ अवस्थित थे? तो आचार्य चाणक्य जो है वो तक्षशिला गुरुकुल में शिक्षक थे। वो तक्षशिला, वो विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला में अवस्थित था। तक्षशिला, या क और स का जो मिलन अक्षर होता है, का योग अक्षर होता है, तक्षशिला। 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? 3 भाषा का अर्थ है, त्रिभाषा सूत्र में आता है कि विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होती है। विद्यालयों में जो 3 भाषा, एक मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, और जो दूसरी भाषा है, वो 3 भाषा में जो विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है उसी को बोला जाता है त्रिभाषा सूत्र या 3 भाषा सूत्र। 62वां प्रश्न की ओर जाएंगे हम। 62वां प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारत की खोज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही
भारत की खोज पुस्तक के रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न, मांटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो साथियों मांटेसरी का जो नाम है वो प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। प्री स्कूल की शिक्षा से मांटेसरी का नाम जुड़ा हुआ है। प्री स्कूल शिक्षा। साथियों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है प्रत्येक परीक्षाओं के लिए। और आपकी सुविधा के लिए हमने और कई वीडियो डाला हुआ है जो सीटेट, बीटेट और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपके मददगार साबित हो सकते हैं। आप उससे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने परीक्षा के तैयारी में उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अनुभव का आपको लाभ मिल जाएगा। 64वां प्रश्न है, जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम डाइट कहते हैं, डाइट स्थापना किस स्तर में सुधार के लिए की गई थी? डाइट का जो स्थापना किया गया था किस स्तर में सुधार के लिए? तो ये प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। 1 से 5 तक बेसिक और 6 से 8 तक का जो है अपर प्राइमरी। ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो डाइट की स्थापना की गई थी ताकि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा में सुधार हो, यही उद्देश्य है डाइट का। प्रत्येक जिला में एक डाइट है और प्रखंडों में बाइट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दिया गया है। तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो ये इसका उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है RTE 2009। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो साथियों 23 जोड़ा अर्थात 46। 23 जोड़ा अर्थात 46 क्रोमोसोम की संख्या है मानव में। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा नागरिकों का मौलिक अधिकार। ये शिक्षा जो है हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है। नागरिकों का मौलिक अधिकार हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 जो है नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य है। ये नागरिकों के जो कर्तव्य हैं यही जो है अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है कि हम एक भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है, यही इसमें अंकित है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो हमने पूर्व में ही कहा था कि नीलहे किसानों की समस्याओं के लिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी नाम पड़ा था। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा 12 जून। 12 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? तो साथियों ये वक्तव्य था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कथन था कि सिद्धांत भविष्य में विधान निर्माण का आधार होना चाहिए। बहुत ही प्रचलित इसका कथन है। सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया, जिसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल किस बीमारी का सूचक है? अगर किसी के मूत्र में यानी पेशाब में
अधिक अम्ल हो जाए तो समझिए वो गाउट बीमारी का सूचक है। गाउट जो है एक तरह का बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, जहाँ जोड़ है, जोड़ या संधि में दर्द होता है, जोर से अचानक दर्द होता है, इसी को बीमारी को बोलते हैं गाउट। साथियों, मेरा अंतिम और 75वां प्रश्न है, किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उन्हें लाइक अवश्य करेंगे। साथियों, इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात भारत का वो प्रदेश है जो सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है। तो हमारा उत्तर हुआ गुजरात। साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे अन्य वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, खास करके सीटेट, टेट, विभिन्न प्रदेशों के टेट में आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।